सो होप आप लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह देख ली होगी एंड इफ देर इज एनी क्वेरी फ्रॉम द लास्ट सेशन which we were discussing about this digital age tech and toddlers. Any No, ma'am. queries? No. No, ma'am. Fine. So now I hope अब आप लोग जो भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसका कुछ भी अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस यू स्टार्ट शेयरिंग। या तो आप ग्रुप पे शेयर कीजिए या वन ऑन वन मुझे शेयर कीजिए। आई होप यू ऑल आर राइटिंग समथिंग ना, डायरी वगैरह आपने कुछ मेंटेन कर रखी है। तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग। इफ यू स्टार्ट शेयरिंग, all of you can get motivated from each other also. Now we are as a small family, so we are not going to be judged here. अगर सोनल कहती है मैंने ये किया, मुझे ये रियलाइज हुआ, तो प्रीतु कैन गेट एन आइडिया कि हाँ सोनल ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। इफ प्रीतु शेयर्ड कि मैंने अपनी डॉटर के साथ ऐसा किया एंड शी रिस्पॉन्डेड इन दैट वे, तो सोनी कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया। तो एक दूसरे से एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं। दिस इज कम्युनिटी लर्निंग। तो वी शुड स्टार्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस इन द ग्रुप, राइट? सोनी, आपका कैमरा तो आजकल ऑन रहता है, आप दिखाई नहीं देते मुझे। हाँ, मैं यहाँ पर ही हूँ मैम। ओके, वी वर डिस्कसिंग पेरेंटिंग इन डिजिटल एज। कुछ चीजें मैंने बताई थी, 3 थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम डिजिटल एज की बात कर रहे हैं। 3 बेसिक थिंग्स, व्हाट आर दीज 3 बेसिक थिंग्स? इफ एनीवन ऑफ यू कैन रिकॉल। कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम बच्चों को डिजिटल एज या स्क्रीन टाइम अलाउ कर रहे हैं, या हम जानते कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो क्या 3 चीजें हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी? मैम, ये what to watch and how to watch and how much time to watch. Wonderful. What to watch, how to watch and how much time to watch, right? Right. ये 3 बेसिक चीजें हैं जो फंडामेंटल्स हैं। ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, ऑब्जर्व करनी है और कंट्रोल भी करनी है। 3D व्यूज, वीडियो गेम्स, ये जो चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट दीज थिंग्स। तो ये Right. सारी चीजें, हमें स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस, ये सारे रूल्स हमने, डिस्टेंस रूल्स, एलिमिनेशन रूल, रूल ऑफ एंगल, ये सब हमने डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे, right? उसके Right. बाद आ जाता है कंटेंट। अब हमारा बच्चा देख तो रहा है, पर वो क्या कंटेंट देख रहा है, उसको अलाउ करते समय या कंट्रोल करते समय किन चीजों पे मुझे ध्यान देना चाहिए कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 मेजर थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड इज द लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट, behavior of the characters which my child is watching, and actions taken by the character of the program, right? I hope these things are very clear to you all. Yes, ma'am. अब जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो इन जनरल आजकल के बच्चे या तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, राइट? या तो वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो गेम्स आर अ बिग नो फ्रॉम आवर साइड। अब बच्चा अगर कंटेंट देख रहा है, लैंग्वेज, बिहेवियर और एक्शन पे हम बात करें, तो इट इज वेरी मच क्लियर कि जब वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा है या रील्स इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है, वी नेवर नो 3, 4, 5, 7 रील्स स्क्रॉल करने के बाद क्या कंटेंट उसके सामने आ जाएगा। हम खुद भी जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, समटाइम्स अगर बच्चा पास में बैठा है, हम रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं, सडनली ऐसा कुछ आ जाता है तो वी फील शॉक कि अरे यार बच्चा देख रहा है, ये क्या आ गया मेरे प्रोफाइल पे, मैं तो देखती नहीं हूँ, कैसे आ गया। तो रैंडमली कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो कैसे हम कोशिश करें कि हमारा बच्चा उन चीजों से बचे? फर्स्ट थिंग, जो भी बच्चा वीडियो सर्फिंग करता है, सर्च करता है, उस पर कुछ ऑटोमेटिक पेरेंटल कंट्रोल हो सकता है। कैसे? अगर बच्चा यूट्यूब की जगह यूट्यूब किड्स देखे, क्योंकि हम पूरे टाइम उनके पास बैठ के फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे इट्स फॉर एडल्ट्स, तो सब कुछ आएगा एनी टाइम, रेंडमली एनीथिंग कैन क्लिक। यूट्यूब किड्स फिल्टर सम थिंग्स। ये नहीं कह रही मैं कि यूट्यूब किड्स पे सब कुछ परफेक्ट है बच्चों के लिए, बट इट
फिल्टर्स मैनी थिंग्स, एटलीस्ट ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, पॉर्न एंड ऑल, उन चीजों को तो ये फिल्टर कर ही देता है। तो कोशिश हम्म करें कि यूट्यूब बच्चों किड्स को, में भी यूट्यूब किड्स में भी बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज बहुत खराब है। एग्जैक्टली तो ये चीज तो हमने कल बात की ही थी कि कार्टून बच्चा देख रहा है, अब यूट्यूब किड्स है तो वो पॉर्न नहीं दिखाएगा, एडल्ट चीजें नहीं दिखाएगा, पर बच्चों के हम्म कार्टून्स तो दिखाएगा ही। अब कार्टून हम्म में भी वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास सो मेनी थिंग्स, लैंग्वेज होता है, एक्शन होता है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड उनका पूरा ग्राफिक्स होता है, और बहुत सारे कार्टून्स में वो ये गर्लफ्रेंड है, वो है, जैसे हमने नोबिता की बात की थी कि वो बहुत स्टबर्न है, जिद्दी है, लेजी है, तो ये सब होता है। तो उसी के लिए हमने 3 फिल्टर लगाए जो हमें फॉलो करने हैं, लैंग्वेज एंड बिहेवियर एंड एक्शन। अकॉर्डिंगली हमें अपने बच्चों को गाइड करना है कि दिस इज गुड फॉर यू एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यू। यूट्यूब की सजेस्टेड कि इट इज एन ऑटोमेटिक कंट्रोल और ऑटोमेटिक फिल्टर विच कैन फिल्टर few things for us। उसके बाद तो we have to keep our filters also। नाउ अब ये हम कहेंगे कि मैं बच्चे से कहूँ टीवी ना देखो, मोबाइल ना चलाओ, तो बच्चा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। 2 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे, 4-5 बजे से उनका शुरू हो जाता है क्या करूँ क्या करूँ। अब हम क्या करें जिससे बच्चा बोर ना हो, एंगेज रहे और ज्यादा स्क्रीन में बिजी ना रहे। तो आइडियली वी शुड डिवाइड द डे इन 4 पार्ट्स। बच्चों का दिन जो स्केड्यूल है, हम जनरली क्या करते हैं बच्चों को जब समझाते हैं तो कि टाइम टेबल बनाओ, तो हम टाइम टेबल कैसा बनाते हैं, इतने बजे उठो, इतने बजे खाओ, इतने बजे पढ़ो। उसके बजाय हम कर सकते हैं कि बच्चे का जो पूरा दिन है, उसके सुबह उठने से रात सोने तक का जो टाइम है, कितने आवर्स होते हैं, अकॉर्डिंगली डिवाइड द डे इन 4 पार्ट्स। Number 1 is physical engagement. Number 2 is academic engagement. Number 3 is entertaining engagement. And fourth one is non-academic learning engagement. अब होता क्या है, एकेडमिक एंगेजमेंट तो हम बहुत अच्छे से, सीरियसली, स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, फॉलो भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह उठकर बच्चे को ऑप्शन दिया है बेटा आज स्कूल जाना है या नहीं? वी नेवर डू दैट। इवन बच्चा अगर कहता है कल मुझे स्कूल नहीं जाना, तो वी मेक श्योर कि अगर सच में बच्चे को कोई फीवर या प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज इट इज आर माइंड सेट कि स्कूल इज मैंडेटरी टू अटेंड। अगर बच्चा ट्यूशन जा रहा है या कोई कोचिंग क्लास जा रहा है या एनी हॉबी क्लासेस, स्पोर्ट्स और डांस और ड्राइंग, वी मेक श्योर कि वो क्लास अटेंड करे। Why? Because we are firm in our mind, we are conditioned कि this is the compulsory thing, right? लेकिन जहां बात आती है फिजिकल एंगेजमेंट की, जहां बात आती है नॉन एकेडमिक लर्निंग की या एंटरटेनिंग एंगेजमेंट की, हम खुद थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि ठीक है, किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। नाउ अगर मैं बात करूं आइडियल स्केड्यूल या आइडियल तरीकों की, एकेडमिक एंगेजमेंट स्कूल है, उसके अलावा जो बड़ी क्लास के बच्चे वो ट्यूशन या कोचिंग जाते हैं, उसके अलावा सेल्फ स्टडी। छोटे बच्चे तो हम उन्हें पढ़ाते हैं, होमवर्क करवाना, उनका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है वो करवाना, और अगर बच्चे बड़े हैं तो स्कूल और कोचिंग के अलावा वो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। वी कीप इंस्ट्रक्टिंग दैम और मोटिवेटिंग दैम। अब बात आती है फिजिकल एंगेजमेंट की। पुराने टाइम में जब हम लोग छोटे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम इज यूज टू हैपन कि हम शाम को डेली एक हमारा अनस्ट्रक्चर्ड लेकिन एक कंफर्म स्केड्यूल होता था कि शाम को हमें खेलने जाना है बाहर। होता था या नहीं? आप सब खेलते होंगे गलियों में या सोसाइटी कंपाउंड में, जहां भी हम रहते थे अकॉर्डिंगली। हाँ यस मैम। मैम। वो फिक्स है, मतलब पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा 4 बज गए खेलने जाओ, 6 बज गए हम्म खेलने जाओ। या तो हम खुद ही दौड़ पड़ते थे, मम्मा मैं जा रही हूँ खेलने, या हमारे हम्म फ्रेंड्स एक दूसरे को बुलाने आ जाते थे, राइट? हम्म क्या हमारे बच्चों का ऐसा कोई स्केड्यूल है कि डेली दे आर गोइंग टू प्ले फॉर 2 आवर्स? हम मोस्टली नो। अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं,
कहीं पे जब सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं तो राइट दे जाते हैं, खेलते हैं, अदरवाइज दे स्टिक टू स्क्रीन्स ओनली। अगर आपका बच्चा चाहता भी है मैं खेलूं, तो उसके फ्रेंड्स मोबाइल में गेम चला रहे हैं तो नहीं अवेलेबल है वो खेलने। तो यस मैम, व्हाट, ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनकी खुद की बच्चों की इतनी कोचिंग है। तो हाँ, कभी तो मैं ऐसे रोज बोलती हूँ एक्चुअली जाना ही है, हम रोज खेलते थे। बट फिर वो कॉल करती है, मैंने नंबर भी ले रखे हैं, हम्म, कॉल वगैरह करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स आर नॉट अवेलेबल, ट्यूशंस हैं, क्लासेस हैं, तो ये वाला एग्जैक्ट, प्रॉब्लम होता है, फिर मेरे को हाँ, जाना पड़ता है, बट मैं भी हमेशा नहीं हो पाती हूँ अवेलेबल, ये होता है। राइट। तो अब ये मैम दिल्ली प्रॉब्लम है। में तो आधे टाइम यही प्रॉब्लम होती है, जब पोल्यूशन हाई है तो रुक जाता है बच्चों का खेलना, जब वेदर खराब हो रहा है विंटर्स में तो रुक जाता है, आधे टाइम तो यही चलता रहता है दिल्ली में। तो एग्जैक्टली, एक मतलब मेरी डॉटर तो काफी सोशल है और उसको खेलना उसके लिए एक मतलब थेरेपी टाइप ही है, तो वो खेलती ही है फ्रेंड्स के साथ अनटिल वंडरफुल, अनलेस ये सब चीजें ना हो रही हो। राइट, राइट। तो कहीं कहीं आके हम पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं। मुंबई में भी है, अगर रेनी सीजन है तो फॉर 2 3 4 मंथ्स यू फॉरगेट कि बच्चा डेली जाके खेल पाएगा। नाउ हम्म। व्हाट वी कैन डू, एक रूल होता है, हम लोग जनरली बोलते हैं कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसेबल। आपका एक सर्कल होता है जो आपका कंट्रोलेबल सर्कल होता है, एक होता है आपका इन्फ्लुएंसेबल सर्कल, और तीसरा होता है विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, नॉट इन योर इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। दिस इज द लाइफ ऑफ माई चाइल्ड। There are three circles, right? The first one, inner one is controllable, जो मेरे कंट्रोल में है। वो क्या है? मेरा बिहेवियर, मेरे बच्चे का बिहेवियर, ज्यादा से ज्यादा मेरे हस्बैंड का बिहेवियर, थोड़ा बहुत मेरी रूटीन, मेरे बच्चे की रूटीन और मेरे हस्बैंड की रूटीन, दिस इज इन माई कंट्रोल। सेकेंड सर्कल इज इन्फ्लुएंसेबल, जो मुझसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, देर आर चांसेस दे कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय मी और माई एक्टिविटीज। वो क्या है? मेरे इन लॉज, मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नोन सर्कल वाले जो मेरे क्लोज हैं। अगर मैं उनसे कुछ कहूंगी कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, देर आर चांसेस दे गेट इन्फ्लुएंस कि हाँ यार रजनी ठीक कह रही, हम ऐसा ट्राई कर सकते। द थर्ड सर्कल इज द आउटर वर्ल्ड विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई इन्फ्लुएंस। ये क्या है? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, बाहर की दुनिया, और सिस्टम। सिस्टम से मैं नहीं लड़ सकती। मैं चाहती हूँ बच्चों के एकेडमिक्स में ये शामिल होना चाहिए, बच्चों को ये स्कूल्स में करवाया जाना चाहिए, या सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए 18 साल से नीचे की एज के लिए, बट दीज थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। तो व्हाट वी नीड टू डू, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो इनर सर्कल है जो आपके कंट्रोल में है उसे आप कंट्रोल कीजिए। तरीके हम रोज अलग अलग स्ट्रेटेजीज में सीख रहे हैं। इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसेबल, कोशिश कीजिए जो आपका इन्फ्लुएंस वाला सर्कल है उन्हें आप थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सके। थर्ड जो सर्कल है उसे हम कुछ नहीं कर सकते। सी, मैं चाहती हूँ बच्चे मोबाइल ना चलाएं। अब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मेरे बच्चे से मैं कहती हूँ मोबाइल ना चलाओ, लेकिन आसपास की टेबल के सब बच्चे चला रहे हैं। अब मैं जाके सारे बच्चों का मोबाइल तो नहीं ले सकती, सारे पेरेंट्स को वहां खड़े होके मैं ये स्क्रीन टाइम पे लेक्चर तो नहीं दे सकती। व्हाट आई कैन डू, मैं अपने बच्चे को समझा सकती हूँ कि ये गलत है तुम्हारे लिए, हम यहाँ बैठे हम फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, वी विल प्ले सम गेम जब तक खाना आता है, वी विल रेलिश द फूड। तो जो मेरे कंट्रोल में है मैं वही कर सकती हूँ, राइट? नाउ हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंगेजमेंट की। अब दूसरे बच्चे नहीं अवेलेबल है, किसी की ट्यूशन है, जब मेरा बच्चा फ्री है तब उस बच्चे की ट्यूशन है, जब वो बच्चा फ्री है तो मेरे बच्चे की ड्राइंग क्लास है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अब अपने बच्चे को हम किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर दें, जैसे मेरे बच्चे को डांस का शौक है तो मैं उसे कोई डांस क्लास ज्वाइन कराऊं, उसे स्पोर्ट्स का शौक है तो मैं उसे बैडमिंटन या क्रिकेट की कोई क्लास ज्वाइन करवा दूं, एकेडमी ज्वाइन करवा दूं, उसे स्विमिंग पसंद है तो मैं कोई स्विमिंग क्लास ज्वाइन करवाऊं,
कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें फिजिकल एंगेजमेंट हो, क्योंकि कम से कम 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी मानी जाती है ग्रोइंग एज के बच्चों के पूरे हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो 2 घंटा या 1.5 घंटा या 1 घंटा जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, वी कैन डू दैट कि हम उसे कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करवा दें। क्लास है तो बच्चा जाएगा और वहां पे वो होगा। इससे सिर्फ बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, स्पोर्ट्स या इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चे को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ वहां के कोचेज उनको गाइड करते रहते हैं अच्छी हेल्दी डाइट के लिए भी। और जब बच्चा कोई भी तरह का स्पोर्ट्स सीख रहा है तो वहां पे टीम वाली भावनाएं, हाउ टू वर्क इन अ टीम, वो भी बच्चा सीखता है। हाउ टू कोऑपरेट, आप घर में बच्चे से कहेंगे टॉय बिखेर दिए इनको जगह पे रख दो, वो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, इजीली बच्चा नहीं मानता है। बट ऑब्जर्व, अगर आप उसको कोचिंग में लेके गए, बच्चा बैडमिंटन सीख रहा है और कोच ने कहा कि जितनी भी शटल तुमने अभी प्रैक्टिस की इस राउंड में सारी यहाँ पे गिर गई बिखर गई, उसको कलेक्ट करके यहाँ पे इकट्ठी करो। ही विल नॉट इवन से वाई सर, नो सर, यस सर, वो जाएगा चुपचाप कलेक्ट करके लाएगा। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीखेगा। वहां उनको सिखाया जाएगा कि आप ऐसा कर रहे हो तब तक आपका टीम मेंबर आपके लिए ये कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है। जब आपका टीम मेंबर प्रैक्टिस कर रहा है, यू हैव टू असिस्ट हिम, आप उसके लिए ये करो। ही विल डू दैट हैप्पीली देयर। तो वो सोशली एडजस्टमेंट, टीम फीलिंग, सारी चीजें वहां पे सीखता है। मेंटल एबिलिटी उसकी स्ट्रांग होती है फिजिकल के साथ साथ। तो फिजिकल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे के पास इस तरह की माहौल है कि सोसाइटी में या कहीं भी बच्चा जाता है फ्रीली, उसकी जनरली टीन एज के बच्चों में, बॉयज में स्पेशली ऐसा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में भी। गर्ल्स थोड़ा टीन एज में आते आते वो हो जाती है कि नहीं हम तो 2 फ्रेंड्स हैं या 4 फ्रेंड्स हैं, हम बैठ के बातें कर रहे हैं। बट बॉयज प्रिफर, जैसे जैसे वो बड़े होते, प्री टीन टीन, दे प्रिफर टू गो आउट एंड प्ले टुगेदर। इवन हमारी सोसाइटी में जो और बड़े बच्चे हैं, आई थिंक 11th 12th या कॉलेज गोइंग भी होंगे, वो लेट नाइट 9 to 11 रात को दे यूज टू प्ले। तो दे मैनेज कि मेरी कोचिंग क्लासेस है, मेरी ये है, उसके बाद भी मुझे खेलना है। बट गर्ल्स में थोड़ा कम होता है, टॉडलर्स में और प्री टीन में थोड़ा कम होता है। वी हैव टू पुश देम। तो उसके लिए हम उन्हें अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, थोड़ी सी प्रोफेशनल कोचिंग भी मिलती है और वहां उनकी परफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी भी हो पाती है। सेकेंड थिंग इज एकेडमिक एंगेजमेंट। वी ऑल वर्क अपॉन दैम। स्कूल जाना है तो जाना ही है, हम उन्हें ऑप्शन नहीं देते हैं। प्लस होमवर्क करना है, ट्यूशन, कोचिंग, उसको प्रेशर नहीं बनाना है। जो शुरू की 3 4 क्लासेस हमने की थी कंडीशनिंग वाली, क्वालिटी टाइम वाली, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट वाली, उसमें सब में हम ये चीजें रिपीटेडली करते आए हैं। तो अब आगे की क्लासेस में जो जो हम करेंगे कि हमें ये करना है, फिजिकल एंगेजमेंट करनी है, एकेडमिक एंगेज, तो उसका बेसिक कोर रूल तो वही रहेगा जो हमने शुरू में सीखा है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज, कि फोर्सफुल कुछ नहीं करना है, प्यार से करना है। अगर कहीं पे नो कहना है तो भी प्यार जताते हुए प्यार से कहना है, अपने डिसीजन पे फर्म रहना है। तो वो तो हमें बेसिक रखना ही है अपना तरीका। थर्ड वन इज एंटरटेनिंग एंगेजमेंट। अब नाउ व्हाट इज एंटरटेनिंग एंगेजमेंट? या तो बच्चा एंटरटेनमेंट के नाम पे टीवी या मोबाइल देख रहा है। एंटरटेनमेंट के नाम पे जैसे हम बच्चे को मॉल ले जा रहे हैं, वहां बच्चा खेल रहा है, हम साथ में खेल रहे हैं, ही इज गेटिंग एंटरटेन्ड। छोटा बच्चा है, हम उसको टॉयज या बोर्ड गेम्स लाके दे रहे हैं, ये उसका एंटरटेनिंग एंगेजमेंट है। बट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमने लाके दे दिया बोर्ड गेम, हमारी ड्यूटी खत्म नहीं। अगर दे हैव पार्टनर टू प्ले विथ, बराबर एज के बच्चे हैं या कजिन्स हैं या सिबलिंग्स हैं जो साथ में खेल सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू इन्वेस्ट आवर टाइम, आवर एफर्ट। हम बच्चे से ये कह दें कि अरे अब ये 2 घंटे हो गए, तुम्हें टीवी बंद करो, थोड़ी देर खेल लो। अब जो उसका दिमाग पिछले 2 घंटे से टीवी या मोबाइल में देख रहा है, एकदम एंटरटेनिंग, फुल म्यूजिक, फुल हाई कलर्स एंड स्पीड एंड सारा, वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था उसके लिए। उसका ब्रेन पूरा इस तरह से हो चुका है, उसके हॉर्मोन्स हाई रिलीज पे है। अब आप उसे एक बोर्ड गेम कह दोगे खेल, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो खेलने। तो यू हैव टू कनेक्ट विथ हिम।
आओ मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। थोड़ी देर के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, उसको टीवी से पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, अपना कनेक्ट बनाएंगे, फिर चलो हम चेस खेलते हैं, चलो हम लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको, इवन अगर बच्चा ड्राइंग कलरिंग कर रहा है, व्हाट आई डू, चलो आज अपन ड्राइंग कंपटीशन करेंगे। अब उसकी ऐसी हैबिट हो गई है कि नाउ ही यूज टू टेल मी, मम्मा आप फ्री हो जाओ अपने काम से तो आना, अपन ड्राइंग कंपटीशन करेंगे। नाउ व्हाट इज द कंपटीशन, डे वन से वी मेड द रूल, इसमें कोई विनर या लूजर नहीं होगा, इसमें कोई प्राइज नहीं मिलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओनली थिंग, थीम डिसाइड करेंगे, समटाइम्स ही गिव्स द थीम, समटाइम्स आई गिव द थीम, और समटाइम्स फ्री फ्लो, कुछ भी बनाओ अपनी मर्जी का। वी वी बोथ सिट टुगेदर, ड्रॉ करते हैं, कलरिंग करते हैं, देन आप मुझे मार्क्स दे दो, मैं आपको मार्क्स दे दूँ, दैट्स इट। इतना ही करते हैं, उसमें कोई प्राइज या विनर, नथिंग। मार्क्स दिए तो डेफिनेटली मैं उसे ज्यादा मार्क्स देती हूँ, वो मुझे कम दे देता है, बट उसमें कभी वी डोंट अनाउंस ऑफिशियली कि नाउ विनर इज द, क्योंकि उससे बच्चे में वो फीलिंग डेवलप हो जाएगी, मुझे तो जीतना ही है। मार्क्स की जगह हम ग्रेड भी दे सकते हैं, हम स्टार भी दे सकते हैं, कि मेरी ड्राइंग में आप स्टार दे दो, आपकी ड्राइंग में मैं स्टार दूंगी, मैंने आपको 5 स्टार दिए, आपने मुझे 3 दिए, बट इट्स ओके, इसमें विनर लूजर वाली फीलिंग नहीं आई बच्चे की। तो एंटरटेनिंग एंगेजमेंट वो इक्वालिटी टाइम वाला आ जाता है, जहां पे यू हैव टू कनेक्ट विद द चाइल्ड, यू हैव टू गिव द टाइम टू द चाइल्ड। नाउ नॉन एकेडमिक लर्निंग एंगेजमेंट्स, अब और ऐसी कौन सी एंगेजमेंट्स हो सकती हैं जो नॉन एकेडमिक है बट लर्निंग बेस्ड है? एनी आइडिया यू गाइस कैन हैव? बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे एटलस पे बेस्ड होते हैं, राइट, और सुडोकू वगैरह हो गया, इस बिल्कुल। तरह का। हम्म। तो खेल खेल में एटलस हम खेलते हैं तो वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होती है, बच्चों की नॉलेज भी इम्प्रूव होती है। सुडोकू हो गया, क्रॉसवर्ड जो पेपर में आता है, उसमें हिंदी वर्ड्स की इम्प्रूव होती है अपनी डिक्शनरी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं। डीआईवाई एक्टिविटीज जो आती हैं, उस दिन हमने डिस्कस भी किए थे जब हमने सारे प्ले वगैरह डिस्कस किए थे। तो देर आर मेनी लर्निंग एप्स, लर्निंग गेम्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज जो नॉन एकेडमिक है बट लर्निंग बेस्ड हो जाती है। कई गेम हम छोटे बच्चों के साथ खेल लेते हैं, जिसमें एक गेम मैंने बताया था, शायद प्रीतु आपको याद भी होगा, कि हम बैठते हैं, एक जना जज बनता है, वो जज देता है कि कलर रेड, तो बाकी सब लोगों को जाके घर में से रेड कलर की एक एक चीज पिक करके लानी है। सेकेंड थिंग, कलर ब्लू, तो जो कलर जज ने बोला उस कलर की चीज आपको पिक करके लानी है। अब कलर कलर हो गए, नाउ वी स्टार्टेड अल्फाबेट, बी, बी से स्टार्ट होने वाली। अब बच्चा दिमाग लगाता है, बी मतलब बी फॉर बुक होता है, बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर बैट होता है। तो ये चीजें बच्चे की क्रिएटिविटी और बच्चे के ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज है। ये कुछ स्कूल्स भी करवाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज, कि आपने कोई कलर दिया, कोई अल्फाबेट दिया, उससे वो कुछ ना कुछ पिक करके ले आइए। और भी कई चीजें हम इस तरह की क्रिएटिविटी वाली निकाल सकते हैं। कुछ हम खुद अपने दिमाग से गेम बना लें, कि कुछ हमने ऐसे रैंडम वो किया, लाइक आपकी मम्मा कुकिंग में सबसे ज्यादा कौन सी चीज ऐसी यूज करती है जो आपको बहुत पसंद है। अब पसंद है का मतलब डिश नहीं बतानी है कि मुझे राजमा पसंद है या मुझे इडली पसंद है, कुकिंग में यूज होने वाली चीज। अब कोई बच्चा जो मीठे का पसंद बहुत उसको टेस्ट है तो वो कहेगा चीनी, शुगर, कोई कहेगा मुझे तो बटर बहुत पसंद है, कोई कहेगा मुझे हर चीज में चीज ग्रेट करके पसंद है। तो वो बच्चे को अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पापा वीकेंड पे दिन भर में ऐसा क्या करते हैं जो आपको बहुत खुशी देता है? इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने अपने जो भी आपका फैमिली ट्रेडिशन है उसके हिसाब से। ऐसे कौन से रेस्टोरेंट है जहां पे जाना आपको बहुत पसंद है, या ये 5 रेस्टोरेंट्स के नाम है जहां हम फ्रिक्वेंटली जाते हैं, इन पांचों की एक एक डिश बताओ जो आपकी फेवरेट है। इस तरह से आप अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बच्चे को रैंडम, खेलते खेलते बातों बातों में क्वेरीज करेंगे, बच्चा दिमाग लगाएगा और आपका क्वालिटी टाइम भी हो जाएगा। तो नॉन एकेडमिक लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हम बहुत ही कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ करें।
अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी, बातों बातों में भी, खेल खेल में भी। आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, बच्चा आके खड़ा हो गया, अब वो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इधर से उठाया, उधर रख दिया, उधर से उठाया, ये गिर गया, आप परेशान हो रहे। यू कैन कीप हिम बिजी। अच्छा ये बताओ कि मेरी किचन में कौन कौन से स्पाइसेस मैं यूज करती हूँ। अब वो सोचने लगेगा, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो इजीली बता देगा, सॉल्ट एंड चिली पाउडर एंड टर्मरिक एंड ये वो। नाउ टेल मी सम एक्स्ट्रा स्पाइसेस which are not used in daily food, but they are very rich in flavor, in taste, and we use them to enhance the taste and flavor। अब बच्चा दिमाग लगाएगा, अब वो खुद दिमाग लगाएगा, नहीं सोच पाएगा तो आप आइडिया देंगे कि ये चीज मैं खीर में डालती हूँ, हलवा में डालती हूँ, ये चीज मैं ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी में डालती हूँ, ऐसी 5 चीजों के नाम बताओ। बच्चा दिमाग लगाएगा। अगर आपने कभी उन्हें बातों बातों में बताया है तो वो सोचेगा और बता देगा। अगर आपने कभी उन्हें नहीं बताया तो नाउ इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंट्रोड्यूस दैम अबाउट दीज थिंग्स, कि ये जो हमारे स्पेशल मसाले होते हैं, इलायची, काली मिर्ची, लौंग, तेज पत्ता, ये सारी चीजें। तो आप बच्चे की स्किल भी डेवलप कर रहे हो, उसकी नॉलेज भी बढ़ा रहे हो। कितनी तरह की दालें आप यूज करते हो। छोटे बच्चों को जनरली हम क्या कहते हैं, ग्रीन दाल, येलो दाल, ब्लैक दाल। अब आप उनको दालों के नाम से, अब मेरा 7 year old सन, ही कैन आइडेंटिफाई दाल सारी, उसके तीनों फॉर्म, लाइक मूंग की दाल ग्रीन वाली, उसका साबुत जो दाना होता है इट इज कॉल्ड साबुत मूंग, जो गोल दाना होता है। कटिंग वाली जो दाल होती है इट इज कॉल्ड मूंग दाल, और उसका छिलका रिमूव करने के बाद जो आती है येलो कलर की, इट इज कॉल्ड मूंग मोगर। तो माई 7 year old सन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज थिंग्स कैटेगरीज, उसमें सारी दालें उसे पता है। तो दिस इज ऑल्सो गुड एक्टिविटी। समटाइम्स यू कैन डू कि आपने राजमा के दाने, चने के दाने और भी छोले, चमले, इस तरह के मोटे वाले बीन्स मिक्स कर दिए। अब आपने 4 अलग अलग कलर के बॉल रख दिए। अब पहले तो उनको आइडेंटिफाई करवा दो, दिस इज राजमा, दिस इज छोला। उसके बाद रेड बॉल में राजमा डालने हैं, येलो बॉल में छोले डालने हैं, ग्रीन बॉल में मूंग डालने हैं, जो भी आपने ग्रेन्स निकाले। अब बच्चा आइडेंटिफाई भी कर रहा है, कलर, शेप और स्ट्रक्चर को टच करके फील भी कर रहा है, और उसको सेपरेट करने के लिए उसकी एक्टिविटी भी हो रही है। तो उसकी ग्रिप जो होती है छोटे बच्चों की, 5-6 साल तक के बच्चों की, फिंगर्स की ग्रिप भी उससे स्ट्रांग होती है, और उनका ब्रेन भी एक एक चीज को निकाल के सेपरेट करना कि किसको रेड में डालना है, किसको येलो में, किसको ग्रीन में। तो वो अपने ब्रेन को भी यूज कर रहा है। तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो वी कैन डू विद दैम। तो ये नॉन एकेडमिक लर्निंग एंगेजमेंट्स है, राइट। तो ये अब आप एक ऐसा बनाएंगे जिसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक A4 साइज शीट पे या अपनी डायरी में, और 4 हेडिंग देंगे, फिजिकल एंगेजमेंट, एकेडमिक, एंटरटेनिंग और नॉन एकेडमिक। अब आप इसमें अपनी अपनी रूटीन या अपनी अपनी हॉबीज या अपने अपने घर का जो भी आपका ट्रेडिशन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे ऑप्शन, कि फिजिकल एंगेजमेंट में क्या क्या पॉसिबल है जो मैं अपने बच्चे के साथ कर सकती हूँ। क्या मैं उसे कोई क्लास ज्वाइन करा सकती हूँ। ऑप्शन लिखने हैं पहले, करना नहीं है, पहले ऑप्शन देने खुद को, कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट करा सकती हूँ, बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन, डांस में इंटरेस्ट है, डांस क्लास करा सकती हूँ, स्विमिंग या और कोई भी गेम्स, स्पोर्ट्स फिजिकल वाले, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी उसको पसंद है। या फिर नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरी सोसाइटी में फिक्स टाइम है 6 to 7, सारे बच्चे खेलने आते ही हैं, तो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि रोज 6 से 7 मेरा बच्चा नीचे जाएगा, चाहे वो टीवी देख रहा है, चाहे कुछ भी होमवर्क कर रहा है। आई विल मेक श्योर कि उसकी टीवी टाइम या उसका होमवर्क टाइम 6 बजे से पहले हो जाए, ताकि 6 to 7 वो नीचे जा सके। तो फिजिकल एंगेजमेंट में आप ऑप्शंस लिखेंगे, एकेडमिक में स्कूल, देन जो भी उसकी ट्यूशन कोचिंग है वो, देन सेल्फ स्टडी टाइम, राइट। उसके बाद एंटरटेनिंग एंगेजमेंट्स में क्या क्या ऑप्शन आप अपनी फैमिली रिचुअल्स के हिसाब से उसको दे सकते हैं। देन नॉन एकेडमिक लर्निंग, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिए, तो आप ये चारों कैटेगरी बनाएंगे और चारों में ऑप्शंस पॉसिबल फॉर योर रूटीन लिखेंगे। ठीक है, पहले लिख लीजिए
उसको लिख लेंगे तो आपके सामने रिटर्न में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। देन आज लिखिए रात को सोने से पहले तक, कल उसके बारे में सोचिए शांत दिमाग से जब आप अकेले हैं कि हाँ ये मैंने ऑप्शन लिखे, नाउ व्हाट इज द पॉसिबल फॉर मी, मेरी रूटीन के हिसाब से। अब जरूरी नहीं है आज आपने वो किया वो पूरे साल चलेगा। हो सकता है आज आपने नॉन एकेडमिक लर्निंग में ये शुरू किया कि मैं ऐसे ऐसे घर में एक्टिविटीज करूंगी, उसके साथ उसको ये कुछ डीआईवाई एक्टिविटीज लाके दे दूंगी। हो सकता है 6 महीने बाद आपके बच्चे का इंटरेस्ट चेंज हो जाए, 2 साल में 1 साल में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको और कोई एक्टिविटीज आपको ऑफर करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए यू हैव टू स्टार्ट, तो वेयर टू स्टार्ट, give yourself options, then make a table and then choose according to your routine and your availability, right? इसमें आप और हेल्प ले सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि यार इसको थोड़ा सा है ना फिजिकली एंगेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए ठीक लग रहा है, मुझे ऐसे ऐसे ऑप्शन दिमाग में आ रहे हैं। इसको एंटरटेन रखने के लिए ना टीवी मोबाइल के अलावा मैं इसको शाम को इसके साथ आधा घंटा रोज खेल लूंगी, आप इसके साथ टाइम बिता सकते हो। शाम को अगर आप जल्दी आओ तो 15 मिनट आप इसके साथ खेल लो, या संडेज को ये आप कर सकते हो, ये मैं कर सकती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व हिम। ठीक है, तो ये आपकी आज की एक्टिविटी भी हो गई कि आपको अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटना है, अपने बच्चे के दिन को। एंड यू कैन डू दिस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, अपने लिए भी कर सकते हैं, ये हमारी ग्रूमिंग के लिए भी अच्छा है, फिजिकल एंगेजमेंट हमारे लिए भी जरूरी है। हम बच्चों की तरह मैदान में दौड़ के नहीं खेल सकते हैं, अगर एटलीस्ट हम जिम जा सकते हैं, एटलीस्ट हम योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एटलीस्ट हम घर पे ही यूट्यूब पे कोई वीडियो चला के योगा कर सकते हैं, हम जुम्बा एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस क्लास कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए हमारी लाइफ में। और बाकी चीजें तो एकेडमिक हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट हम कुछ नया सीख तो सकते हैं कि मैंने कोई नई डिश बनाना सीखा, मैंने कोई नई स्किल सीखी, तो वी कैन डू दीज थिंग्स ऑल्सो। एनी क्वेरी टिल नाउ? नो मैम। ग्रेट। तो मैम ये एक चीज आपने, सॉरी मैम, आपने लास्ट टाइम एक डीआईवाई किट बताया था ना कि बहुत अच्छा था, उसमें सब कुछ आता है। उसका नाम मैं भूल गई एक्चुअली। फ्लिंटो बॉक्स, ब्लिंटो बॉक्स। फ्लिंटो, ओके FLINTOBOX, फ्लिंटो बॉक्स। ओके मैम। ओके उसमें आप उसकी साइट पे जाके देखेंगे तो एज स्पेसिफिक होता है, तो ओके यू श्योर मैम। ट्राई दैट ऑल्सो, ओके राइट? या, क्योंकि मेरी ये डॉटर काफी इंटरेस्ट है तो मे बी मतलब नॉन एकेडमिक में आई कैन ऐड दिस। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो टेक एंड टॉडलर्स, टॉडलर्स यानी छोटी एज के बच्चे, जो 0 to 5 6 7 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक एंड टीन्स, टीनेजर्स को लेके। अब वो टीनेजर मतलब प्री टीन से समझ लो, क्योंकि टीनेजर का मतलब तो एज शुरू होती है 13 से, पर आजकल 9-10 साल के बच्चे भी प्री टीन में हैं एंड दे नो मोर देन अस। तो ये चीजें हमें उनके बारे में ध्यान रखनी है कि टीनेजर्स या प्री टीन्स को अगर हमें डिजिटल एज में गाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट। अच्छा, बीच में 1 मिनट मुझे याद आया, आप लोगों में से कुछ ने मुझसे कपल काउंसलिंग के लिए पूछा था कब से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कपल काउंसलिंग के जो बैचेस होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब बोथ द कपल्स, मतलब बोथ द पार्टनर्स अटेंड देम। तो वी प्रिफर कि हस्बैंड वाइफ दोनों ज्वाइन करे। उसमें फीस स्ट्रक्चर में फर्क नहीं होता है, फीस स्ट्रक्चर इज द सेम, बट क्योंकि जो चीजें हम बताते हैं, जैसे अभी बच्चों के केस में तो क्या होता है, वी आर द अथॉरिटी, तो हम कर रहे हैं कंडीशनिंग, हम कर रहे हैं एफर्ट। अब स्पाउस तो ही इज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, तो हर चीज आप जैसा चाहेंगे वैसा हो नहीं पाएगा। तो अगर दोनों तरफ से कोशिश बराबर होती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेडीज का यही रहता है कि मैम मेरे हस्बैंड तो नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, या कोर्स नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस हम उन्हें देते हैं सेशंस
बट विद दिस थिंग कि अगर आप 100% एफर्ट करोगे तो उसका इम्पैक्ट शुरू से 100% नहीं मिलेगा, धीरे धीरे इम्पैक्ट शुरू होगा। उसके लिए आपके एफर्ट आपको और बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप 100% दोगे तो 30-40% असर आपको सामने वाले के बिहेवियर में नजर आने लगेगा। तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। दैट इज द थिंग। और इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अप्रैल में अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होंगे, पेरेंटिंग के भी, स्पाउस रिलेशनशिप के भी। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, कि नहीं हस्बैंड तो नहीं करेंगे बट आई वांट टू डू इट, देन यू कैन डीएम मी, तो आई विल सेंड यू द डिटेल्स, राइट। मेंटल हेल्थ का मैम? मेंटल हेल्थ का भी वही चीज है, मेंटल हेल्थ पे तो हम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ पे क्या रहता है सोनी, थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाइड करते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मैम थोड़ा बहुत गाइडलाइन चाहिए, मुझे पता है बेसिक बेसिक चीज, जैसे सोनल कह सकती है कि आई एम म्यूजिक थेरेपिस्ट, तो वो खुद म्यूजिक थेरेपी देती है, तो शी माइट बी नोइंग बहुत सारे तरीके कि कैसे लोगों को गाइड करते हैं म्यूजिक के थ्रू अपने आप को हील करे। तो कि मैम मुझे तो बेसिक बेसिक थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन चाहिए कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूं, आप मुझे गाइड कर दें, तो हम 15 दिन का छोटा कोर्स देते हैं। कुछ लोगों को, जैसे एक केस आया कल रात को 11 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, उस लेडी ने मुझे कम से कम भी 25-30 मैसेज कर दिए, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो इन दैट केस मिनिमम 1 मंथ का कोर्स वी सजेस्ट। आफ्टर दैट इफ यू फाइंड कि मैम इम्प्रूवमेंट हो रहा है बट स्टिल आई नीड टू बी कंटिन्यू विथ यू, तो देन वी गो फॉर दैट। और 1-to-1 काउंसलिंग भी आते हैं जिनको ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए क्योंकि हम स्ट्रेटेजीज देंगे तो वहां मुझे आपका 100% चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ढीला दे रखा है कि आप ये बना लेना, आप ये कर लेना। आई एम नॉट क्रॉस चेकिंग कि आपने टेबल बनाई या नहीं, आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। मेंटल हेल्थ में इफ आई गिव यू सम असाइनमेंट, तो नेक्स्ट डे आई विल हैव टू मेक श्योर आपने वो किया है। पहले दिखाओ आपने बनाया क्या, टेबल शेयर करो व्हाट्सएप पे, आई विल चेक। क्योंकि मैं चेक कर पाऊंगी तभी मैं आपको आगे बता पाऊंगी कि हाँ अभी आपने ये किया तो यू आर गोइंग टू फील दिस, नाउ यू हैव टू डू दिस। तो वो थोड़ा ओके वैसा मैम। चलता है। हाँ, डेली उसमें रहता है कि जो हमने कहा, अगर वो असाइनमेंट आज की है तो आज करो, 1 वीक की है तो 1 वीक में कंप्लीट करो, वो रहता है। तो इट ये इज, कभी होगा नेक्स्ट मंथ में मैम? कभी है वो उसका सेशन? सारे सेशन अब अप्रैल में स्टार्ट होंगे सोनी, बिकॉज अभी अप्रैल। फेब एंड मार्च सभी के लिए एग्जाम टाइम भी है, और उसके बाद हम्म। मार्च एंड में थोड़ा सा बच्चों का छोटा सा वेकेशन भी आ जाता है। तो मोस्ट हाँ ऑफ द वैकेशन आ मदर्स आर आल्सो बिजी, आई एम आल्सो अ बिट बिजी। तो अप्रैल से हम हाँ। सारे सेशन स्टार्ट करेंगे। मैम, ओके मैम। इसमें मुझे एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन है या कि जैसे आप कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि आपने बताया रात के 11 बजे से 5 बजे तक मैसेजेस आए आपके पास, तो हम्म आप कैसे, मतलब उनके साथ भी कनेक्ट रहते हुए भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी मतलब सेफ रखनी है, तो या आप ये सब चीजों में कैसे मैनेज होता है? सी अगर इवनिंग्स में, जैसे दिन में तो सब अपने अपने काम में है तो हम अपना कर सकते हैं, हम्म जैसे इवनिंग्स में अगर आपके पास आते हैं क्लाइंट्स, हम्म तो आप कैसे मैनेज करते हैं फिर? सी सोना, 2-3 चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वी हैव टू प्रायोरिटाइज एंड वी लर्न टू कीप बाउंड्रीज। रात को मैसेज आया, मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, डिनर ऑलमोस्ट हो गया था, और मैं डेजर्ट सर्व करने के लिए किचन में आई थी, हलवा गर्म कर रही थी गाजर का। दैट टाइम कंटिन्यू मैसेज, टिंग 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 टिंग। तो मैंने खोला, पढ़ा, 3-4 मैसेज थे और शी वॉज राइटिंग अपनी प्रॉब्लम कि ये है वो है वो है। मैंने पढ़ लिए 2-3 मैसेज, तो मुझे समझ में आ गया कि अभी वो बहुत भरी हुई है, वो लिखती जा रही है। देन आई टोल्ड हर, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज एंड फ्रॉम वेयर यू आर। उसने अपना नाम और सिटी बताया। देन आई टोल्ड हर, ओके मिस, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक, कैन यू प्लीज मैसेज मी इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद मैंने फोन साइलेंट करके रख दिया, बट उनके मैसेज रहे कंटिन्यू रात को 12-12:30 तक आते रहे, टुकड़ों टुकड़ों में। 2 मैसेज आए, आधे घंटे बाद फिर 3 मैसेज आए, बट मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज दिस टाइम इज फॉर माई पर्सनल लाइफ, फॉर माई फैमिली। देन मॉर्निंग में मेरी आदत है उठने के 15-20 मिनट बाद मैं एक बार फोन थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ कि कहीं कहीं कोई अर्जेंसी तो नहीं है।
आई चेक्ड कि उनके मैसेजेस पड़े हुए हैं। मैंने उनको खोला, पढ़ा नहीं, जस्ट सेंड हर अ मैसेज, प्लीज कॉल मी आफ्टर 1 PM बिफोर 2 PM। 1 से 2 मैं फ्री हूँ, उस बीच में आप मुझे कॉल कीजिए। तो वी हैव टू लर्न टू सेट बाउंड्रीज। एनी टाइम आई एम अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल, राइट? आप मुझे रीच कर सकते हो एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर गिविंग यू रिस्पॉन्स कि हाँ ठीक है, आई विल कम बैक टू यू, या कॉल मी एट दिस टाइम, राइट? बट आई एम नॉट अवेलेबल टू गिव यू सॉल्यूशन देन एंड देयर ओनली। अब जब वो मुझे कॉल करेगी, देन आई विल अंडरस्टैंड उसकी प्रॉब्लम क्या है, देन अकॉर्डिंगली आई विल गिव हर टाइम जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कि या तो आप इस टाइम मुझसे बात कीजिए, या ये काउंसलिंग है, ये सेशंस होते हैं, आपको क्या जरूरत है। अभी एज ऑफ नाउ शी इज कंफ्यूज। अभी मुझे समझना पड़ेगा उसको पेरेंटिंग पे गाइडेंस चाहिए, वो उसके लिए ज्यादा जरूरी है, या मेंटल हेल्थ पे। वो दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा अभी भरी हुई है। तो आई हैव टू कीप की बाउंड्री की यहाँ तक ठीक है, इसके बाद मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो वी हैव टू कीप बाउंड्री एंड वी हैव टू लर्न टू से नो ऑल्सो। अगर कहीं होता है कि कोई केस आपकी ही मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लग रहा है, तो वी कैन पोलाइटली से कि एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रेडी टू टेक दिस केस, वी कैन डिस्कस दिस लेटर आफ्टर अ मंथ और सो। तो ये हमें थोड़ा सा क्लियर होना पड़ता है प्रोफेशनली, राइट? अभी अगर मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा है तो आप मुझे फोन कीजिए। आपने मुझे कहा था मैम 2 बजे फोन करूंगी, मैंने कहा था ठीक है कर लेना। पर अभी अगर वो मुझसे 2 बजे कोई ऐसी बात बोल रहा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए छोटी हो सकती है, तो मैं आपका फोन 5 मिनट होल्ड रखूंगी, मैं नहीं उठाऊंगी, उसकी बात सुनूंगी पूरी। फिर मुझे लगता है उसको समझाने की जरूरत है, थोड़ा लंबा डिस्कशन है, तो उसे प्यार से कहूंगी कि बेटा मैंने आपकी बात सुनी, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो, प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो मैं 5 मिनट आपको वेट करा के पहले उसका सुन लूंगी, फिर उसे तसल्ली हो जाएगी, और फिर उसे कहूंगी कि मैं 5 या 10 मिनट बाद आपसे बात करूंगी, एक अर्जेंट कॉल। फिर मैं आपका फोन उठाऊंगी या आपको कॉल बैक करूंगी। आपसे फोन रखने के बाद वो टीवी में बिजी भी हो जाएगा, तो आई विल गो टू हिम, उसके पास बैठूंगी, सॉरी बेटा मेरा कॉल अर्जेंट था, नाउ टेल मी व्हाट यू वांट टू डिस्कस विद। तो ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, राइट? यस मैम। तो मेंटल हेल्थ वाला तो वही है कि थोड़ा सा कस्टमाइज्ड रखते हैं हम लोग, जैसी क्लाइंट की नीड है अकॉर्डिंगली 15 डेज 1 मंथ जैसा भी उनकी नीड होती है वैसा कर लेते हैं। अब कुछ डिजिटल ट्रुथ हैं जो हमें भी समझने हैं और अपने टीन एजर या प्री टीन बच्चों को भी समझाने। हम 9-10 साल के बच्चे भी अब प्री टीन में आ गए हैं, उन्हें भी हमें ये चीजें समझाते रहनी चाहिए। मैं अपने 7-8 साल के बच्चे को भी समझाती रहती हूँ। फर्स्ट थिंग, एनीथिंग इन एवरीथिंग ऑनलाइन इज विजिबल एंड ट्रेसेबल। ऑनलाइन कुछ भी अगर एक बार आपने शेयर कर लिया तो वो विजिबल है, ट्रेसेबल है, परमानेंट, राइट? आपने अपनी कोई फोटो शेयर की, अपने बच्चे की कोई फोटो शेयर की, बच्चे को हम ये समझाते कि आपने अपनी कोई फोटो शेयर की, उसको कोई भी कभी भी कहीं भी देख सकता है, ट्रेस कर सकता है। बच्चों को लगता है मम्मा मेरा अकाउंट तो प्राइवेट अकाउंट है, बट आपका अकाउंट प्राइवेट है, आपकी जो फ्रेंड आपको फॉलो कर रही है उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं है, तो उसके जो फॉलोवर्स हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे फॉलोवर्स के फॉलोवर्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ये तो बहुत अनलिमिटेड चेन है, राइट? तो यू आर विजिबल एनी टाइम एनीवेयर। सेकेंड थिंग, आपका अकाउंट प्राइवेट है, लेकिन आपने मान लो मेरा अकाउंट है, मैं प्राइवेट रखती हूँ, बट मैं प्रीतू को फॉलो करती हूँ। अब प्रीतू ने कोई वीडियो डाला, रील डाली, मैंने उसको लाइक कर दिया। सोनल ने कोई फोटो डाली, मैंने वहां पे कमेंट डाल दिया वेरी नाइस फोटो। सोनी के किसी रील पे मैंने लाइक कर दिया। तो अब आप तीनों को मैं फॉलो करती हूँ, आप तीनों के अकाउंट पे मेरे अकाउंट से लाइक या कमेंट गया, तो अब जो जो आपको फॉलो करता है वो मेरे लाइक या कमेंट के थ्रू मेरे अकाउंट तक पहुंच सकता है, राइट? तो ऑनलाइन दुनिया में प्राइवेट तो कुछ नहीं होता। आपने अपना अकाउंट प्राइवेट बना रखा है, कुछ प्राइवेट नहीं होता, यू आर रीचेबल। सेकेंड थिंग, एक बार आपने कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी अपलोड कर लिया,
वो कोई भी कभी भी कहीं भी देख सकता है, ट्रेस कर सकता है। जनरली हम पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। हम अपने बच्चों की अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। मेरे बच्चे ने आज गोल्ड मेडल जीता ओलंपियाड का, राइट, मेरे बच्चे ने आज क्लास में टॉप किया और वो फर्स्ट रैंक आई। आप अपना अचीवमेंट शेयर कर दीजिए, लेकिन जैसे ही आपने वो डॉक्यूमेंट क्लिक कर दिया, आपके बच्चे का ओलंपियाड का या किसी भी मेडल या ट्रॉफी जीतने का सर्टिफिकेट या स्कूल की मार्कशीट, बोर्ड एग्जाम में बहुत होता है, माई सन गॉट 98.9% मार्क्स, आपने फोटो खींच के डाल दी। जैसे ही आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया अपना या अपने बच्चे का, सारी डिटेल वहां से स्कैन हो सकती है। ये जरूरी नहीं होता है, अब जैसे कई बार बच्चे कहते हैं तो मम्मा सभी डालते हैं, सबका थोड़ी होता है, सबका नहीं होता है ट्रेस, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। तो कहाँ से आप कहाँ ट्रेस हो सकते हो। अब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट डाला, आपके बच्चे का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज या एड्रेस या स्कूल नेम, सब कुछ उसमें आ गया। सोचिए कहाँ से कहाँ कोई अगर चाहे आपको या आपके बच्चे को पूरी तरह से फॉलो कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, राइट। तो ये तो पेरेंट्स के लिए भी है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। कभी भी अचीवमेंट शेयर कीजिए, खुशियां शेयर कीजिए, फोटो डाल दीजिए, लिख के मैसेज डाल दीजिए, स्माइलीज डाल दीजिए, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं करना चाहिए। आप घूमने जा रहे हैं, एक्साइटमेंट में आपने एयरपोर्ट से अपनी सेल्फी ली और अपने जो बोर्डिंग पास है उनकी फोटो डाल दी, गोइंग फॉर अ वेकेशन टू स्विट्जरलैंड। अब आप तो गए 10 दिन के लिए, किसी ने आपको ट्रैक कर लिया, बोर्डिंग पास से आपकी फ्लाइट की डिटेल निकलवा ली, या आप जनरली की ऑन अ वेकेशन मोड फॉर 10 डेज। अब अगर कोई चाहे तो पूरी तरह से ट्रैक कर सकता है कि आप इस लोकेशन से, इस एयरपोर्ट से, इतनी बजे इस फ्लाइट से यहाँ गए हैं और इतने दिन के लिए गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं रहती। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स क्लिक करके सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। व्हाट्सएप पे भी नहीं करने चाहिए, वो भी ट्रेसेबल होते हैं, बट कई बार हमें जरूरत के लिए व्हाट्सएप पे करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। शेयर कर लीजिए, सामने वाले ने रिसीव कर लिया, आपका काम हो गया, डिलीट कर दीजिए। बट बाकी सोशल मीडिया पे नेवर शेयर योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बच्चों को समझाते रहिए कि फोटोज या बहुत ज्यादा अपनी डिटेल्स वाली चीजें, कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा स्कूल है, वो सब कुछ ऑनलाइन शेयर बहुत ज्यादा ना करें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, दे लव कि मेरा भी प्रोफाइल हो, लाइक कमेंट्स के जाल में फंस जाते हैं। तो कुछ एज स्पेसिफिक तो हम बात करेंगे, किस एज तक, हमने कुछ पिछली क्लास में भी किया था कि 2 साल की एज तक बिल्कुल फोन स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है, इस एज तक बच्चों का प्राइवेट पर्सनल फोन नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो अगर बच्चे बड़े हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है भी, तो प्राइवेट रखें। बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल चीजें, खास करके इंफॉर्मेटिव चीजें, डॉक्यूमेंट्स, ये सब शेयर ना करें। एक सीरियल मैंने बताया था आप लोगों को, वागले की दुनिया, अगर आप लोग देखते थे या देखते हैं, उसमें एक एपिसोड था, कोविड टाइम में वो फैमिली मुंबई की है पर कहीं रिजॉर्ट गए थे, वहीं पे फंस गए कि कोविड है तो अब बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है। तो वो फैमिली क्या, मतलब उनकी सोसाइटी की तीनों चारों फैमिली जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो उसी रिजॉर्ट में थे। उनकी जो टीनेजर बेटी है, उसने सोशल मीडिया पे डेली अपडेट डालने लग गई, डेली मतलब बहुत फ्रिक्वेंट, कि हम यहाँ हैं, हम इतने दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, कोविड है, लॉकडाउन है, इस तरह से वो जो भी वो वहां कर रहे थे, नाउ टुडे वी आर एंजॉइंग दिस, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस एज अ वेकेशन, जो भी अपना एक्साइटमेंट। द डे लॉकडाउन ओपन, द फैमिली रिटर्न टू देयर होम्स, उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हो रही है, यानी चोर है अंदर घर के। देवर शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, लॉक था हमारा घर तो, लॉक हमने अभी खोला है आते समय, और अंदर थीफ है और कुछ कुछ बिखरा हुआ है, और ऐसे कैसे। जो भी हुई, उनकी सीरियल की स्टोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने चोर को पकड़ा, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। जब बाद में इंक्वायरी हुई, तब द थीफ एडमिटेड कि ये जो आपकी डॉटर है सखी, मैं उसको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, और वहां पे वो रोज अपडेट डाल रही थी, तो मैं ट्रैक कर रहा था, तो मुझे सब कुछ पता था
आपकी फैमिली और आपके कौन से पड़ोसी कहाँ कितने दिन से वो हैं और कब तक लौट कर नहीं आने वाले हैं, तो फिर मैंने ऐसा मौका चुन लिया। तो ये सीरियल्स के माध्यम से छोटी छोटी अवेयरनेस वाली चीजें बताते हैं। ये 2-3 सीरियल मैंने आप लोगों को बताए थे। तो जरूरी नहीं है हमारे साथ ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है पूरी लाइफ में हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, बट चांसेस आर देयर। तो जानबूझ के हम क्यों रिस्क लें? तो बच्चों को ये चीज समझाएं इस तरह के एग्जाम्पल से कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन इज विजिबल एंड ट्रेसेबल, और आपको नहीं पता है कौन कब फ्रेंड रिक्वेस्ट देगा, फ्रेंड बनेगा, यू नेवर नो। तो इफ पॉसिबल स्ट्रेंजर्स के साथ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। बड़े बच्चों में तो फिर दूसरी रिस्क भी बढ़ जाती है, जो ऑनलाइन से उनकी फ्रेंडशिप होती है, फिर वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है और आगे पता नहीं क्या क्या हो जाता है, फिर किडनैपिंग या दूसरी चीजें भी बहुत होने लग गई है। आपसे रिलेशनशिप के नाम पे मिलने बुलाना, या फिजिकल रिलेशनशिप की डिमांड करना, या आपके पर्सनल फोटोज की डिमांड करना, या आजकल तो वो भी चल गया है कुछ डीप फेक टाइप, एआई से आपकी फोटोज न्यूड व्यूड बना के वो कर देना। तो दे आर हाई रिस्क थिंग्स, बट वी शुड बी केयरफुल एवरी टाइम, वी शुड बी अलर्ट एवरी टाइम, राइट? सेकेंड थिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन इज परमानेंट एंड रिकॉर्डेड। हमें लगता है मैंने 5 साल पहले फोटो डाले थे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, पर मैंने तो डिलीट कर दिए। हमें लगता है हमने डिलीट कर दिए, बट ऑनलाइन दे आर ऑलवेज देयर, दे आर परमानेंट एंड रिकॉर्डेड। अगर यू हैव अपलोडेड एनीथिंग ऑन इंटरनेट एनी टाइम, दे आर परमानेंट, दे आर रिकॉर्डेड। कभी भी जरूरत पड़ने पर कोई भी आपके बारे में आपके 5 साल पुरानी चीज भी निकाल के ला सकता है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक क्रिकेटर का कुछ हुआ था, कुछ स्टेटमेंट उसने दे दिया था, तो उसकी कुछ 2-5 साल पुरानी किसी और शो की बोली हुई चीजें रिकॉर्डेड शो में से निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल हो गई कि ये तो इसकी सोच ही ऐसी, आज इतनी सी बात बोल रहा है, इसने तो 5 साल पहले उस शो में इतनी बड़ी बात भी बोली थी गर्ल्स के बारे में। तो 5 साल पुरानी बात है, बट इट इज देयर, कहीं ना कहीं है रिकॉर्ड, तो वो निकाली जा सकती है। हैकर्स होते हैं, हम जानते हैं, वो हैकिंग कर लेते हैं। तो देर आर एक्सपर्ट्स जो हैकिंग कर सकते हैं, जो कहीं से भी कोई भी चीज निकाल के यूज कर सकते हैं। आजकल अभी बीच में ये भी ट्रेंड चला था कि आपका बच्चा स्कूल गया है, आपके पास फोन आ रहा है मोबाइल पे और अननोन नंबर से, और आपके बच्चे की आवाज में सामने बच्चा रो रहा है कि मम्मा मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये अंकल ने मुझे पकड़ लिया है, प्लीज मुझे बचाओ। फिर वो अंकल कहेंगे इतने रुपए लाओ, और आपका बच्चा वहां है ही नहीं, वो स्कूल में है, सेफ है, राइट? आपके पास आपके भाई का या ब्रदर इन लॉ का फोन आ रहा है कि दीदी मुझे बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, प्लीज मुझे 50,000 रुपए अभी के अभी डालो। अब वो भाई बोल रहा है रोते हुए, तो इमीडिएटली यू विल ट्रांसफर द मनी। हम भूल जाते हैं कि भाई की आवाज मैंने सुनी, मैं पैनिक हो गई। एक बार ट्रांसफर करने से पहले सोचूं, शांति से अपने हस्बैंड से डिस्कस करूं, या एटलीस्ट वापस अपने भाई को फोन लगा के कंफर्म कर दूं कि हाँ ठीक है तूने बोला था तो मैं भेज रही हूँ 50,000, इसी नंबर पे भेजू ना, इसी अकाउंट में ट्रांसफर करूँ ना। तो ये चीजें बहुत सतर्क रहने वाली है। आपका भाई सेफ है, उसको नहीं चाहिए पैसे, लेकिन आपके पास उसकी आवाज में कॉल आ रहा है। तो इतना एआई का ये बढ़ गया है, तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो गया। आजकल तो साइबर अरेस्ट करके बुजुर्गों को भी लूट लेते हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो अलर्ट रह सकते हैं, और जरूरी नहीं है हमारे साथ कुछ गलत हो, बट हाँ ऐसे एग्जाम्पल हम एज के अकॉर्डिंग बच्चों को देके ये समझा सकते हैं कि डरना नहीं है, बट अलर्ट रहना, केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें तो डिजिटल ट्रुथ आप खुद भी हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए, कुछ भी शेयर करने से पहले ये 2 बातें सोच लीजिए, और ये 2 बातें अपने बच्चों को हमेशा सिखा के समझा के रखिए कि एक बार कुछ भी डाला वो परमानेंट है। आप डिलीट कर दोगे पर वो कहीं ना कहीं है परमानेंट, कभी भी कोई भी कहीं भी उसका मिसयूज कर सकता है। दूसरा, आपने डाला, आपको लगता है मेरा अकाउंट प्राइवेट है, बट नो, इट्स नॉट प्राइवेट, इट इज विजिबल एंड ट्रेसेबल एवरीवेयर। तो सोच समझ के शेयर करें, अपलोड करें,
और अगर प्राइवेट अकाउंट भी है तो कोशिश करें स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे, ना एक्सेप्ट करें, ना फॉलो रिक्वेस्ट भेजे, ना एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, मुझे डांस पसंद है, मैं 15 साल की हूँ, मैं बहुत सारे कोरियोग्राफर्स या डांसर्स को फॉलो करती हूँ, ठीक है, आप फॉलो कर लो, देख लो, लाइक एंड कमेंट जरूरी नहीं है कि आप छोड़ो। आपके एक लाइक से उन्हें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, दे हैव मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। पर आप, क्योंकि अभी आप 14-15 साल के बच्चे हो, लाइक या कमेंट छोड़ने से आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं रहता है, लोगों की रीच में पहुंच जाता है। तो ये चीजें हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, राइट। डिजिटल फुटप्रिंट्स, यू हैव टू हेल्प योर चिल्ड्रन मैनेज देयर डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड रेपुटेशन। वही बातें जो हम कर रहे हैं, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? आपके फुटप्रिंट, जहां आप कदम रख रहे हो आपके पैरों के निशान हो गए, दैट्स योर फुटप्रिंट्स। तो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? जहां भी डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी पोस्ट किया, कुछ भी लाइक या कमेंट किया, कुछ भी शेयर किया, दैट्स योर डिजिटल फुटप्रिंट। तो बच्चों को समझाएं, उनकी हेल्प करें कि वो कैसे अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करें, अपनी रेपुटेशन को कैसे मैनेज करें। छोटी छोटी बच्चियां देख देख के आजकल के हर तरह के जो आइटम सॉन्ग्स आते हैं उस पे डांस कर करके, मैं तो डांस, अरे आपको डांस पसंद है, आपको अच्छा लगता है मैं सोशल मीडिया पे डांस वीडियो डालूं, बट देयर शुड बी अ लिमिट। आप अच्छे कोई क्लासिकल डांस, ट्रेडिशनल डांस, डांस इज एन आर्ट। तो जरूरी नहीं है आप छोटे कपड़े पहनो और आइटम सॉन्ग्स वाले वल्गर सॉन्ग्स पे वल्गर स्टेप्स वाले डांस करो। तो ये बेसिक बाउंड्रीज हमें बहुत छोटी एज से बच्चों को सिखाते रहनी चाहिए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में आने लगे। अभी मेरी डॉटर छोटी थी, उसको डांस क्लास ज्वाइन करवाई थी, शी यूज टू डू कथक, लेकिन बीच में कोविड के टाइम छूट गया, तो बाद में हमें कोई ऑप्शन मिला नहीं कहाँ ज्वाइन करें, तब तक टेम्परेरीली चल बॉलीवुड डांस ही है बट यहाँ पे तेरा थोड़ा फ्लो बना रहेगा, तो शी ज्वाइन देयर। कुछ दिन शी एंजॉयड वेरी मच, बट इट वाज अ थोड़ी हाई फाई क्लास वाला स्टूडियो टाइप। तो व्हाट दे डिड, वहां पे जो लड़कियां आती थी छोटे छोटे क्रॉप टॉप या ऐसा स्लीवलेस और ऐसा, फिर दे यूज टू रिकॉर्ड द वीडियोस, ग्रुप में भी, सोलो भी। एंड द वन ऑफ द कोरियोग्राफर, शी वाज अ लेडी, शी आल्सो यूज टू मेक वीडियोस इन द स्टूडियो विथ द बॉय पार्टनर्स। और वही छोटे छोटे क्रॉप टॉप और फिर इस तरह के स्टेप की वो पूरा टॉप ऊपर नीचे हो रहा है, डाउन जा रहा है, और पोस्चर, स्टेप्स और एक्सप्रेशन भी आप ऐसे दे रहे हो। एंड माई डॉटर यूज टू फील अनकंफर्टेबल, शी टोल्ड मी, मम्मा मैंने 3 साल कथक सीखा, हमें सिखाते थे डांस एक आर्ट है, आपको डांस शुरू करने से पहले अपने घुंघरू को भी प्रणाम करना है, टीचर को भी प्रणाम करना है, और हमें वहां पे तो वेस्टर्न क्लोथ्स भी मैम कहती थी, नोट, यू डोंट हैव टू वियर दैट, क्लासिकल कर रहे हो तो आप ट्रेडिशनल पहन के आओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि डांस एक आर्ट है, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट होता था कि मैं एक डांसर बन रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ देख के डांस तो मुझे लग रहा है कि ये क्या है, मतलब शी वाज शॉक्ड कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। देन आई टोल्ड हर कि बेटा आप करियर डांसर का लेना चाहते हो? बोले नहीं मम्मा, आर्ट है, आई लव दिस, आई वांट टू डू दिस। तो बेटा जो चीज जितनी फ्रिक्वेंट आप देखोगे सुनोगे उतनी आपको नॉर्मल लगने लग जाएगी। आप जब कथक क्लास जाते थे, लोअर टी शर्ट या जीन्स भी अलाउ नहीं करती थी टीचर, कि नहीं ट्रेडिशनल कुर्ता या ऐसा कुछ पहन के आओ। जब आप डांस शुरू करते थे, टीचर ने पहली बार सिखाया घुंघरू को प्रणाम करो, टीचर को प्रणाम करो, देन यू हैव टू स्टार्ट। डांस क्लास में हमेशा नटराज की मूर्ति होती थी, दीज आर स्टूडियोज, ये शूज पहन के डांस करते, वहां पे आपको शूज एंट्री भी अलाउ नहीं थी। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ कल्चर, ऑफ कैटेगरी, ऑफ डांस स्टाइल्स, ऑफ पैटर्न्स, ऑफ थिंकिंग, ऑफ पर्सपेक्टिव। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वांट टू डू। दूसरा, अगर आप डांस फॉर्म सीखने के लिए वेस्टर्न डांस सीख रहे हो, बट यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज, कि मुझे डांस सीखना है कि मैं क्लासिकल के साथ वेस्टर्न भी सीख लूं, या मुझे ये सब करना है। अब वो दीदी ने ऐसा डांस किया, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे टर्न किया, उसका ऐसे टॉप उल्टा हो गया, डिड यू लाइक दैट और नॉट? नो मम्मा। देन डोंट थिंक अबाउट दैट। आपको लगेगा सब ऐसा पहन रहे हैं, मैं भी पहनूं, 2 दिन आपको ऑकवर्ड लगेगा, तीसरे दिन आप पहनोगे आपको नॉर्मल लगेगा, एक हफ्ते बाद यू विल फील हाँ तो क्या हो गया, सब पहनते हैं। तो जो चीज
हमें ठीक नहीं लग रही है, हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे सीखना है, करना है, क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द आवर, बट आई डोंट हैव टू फॉलो ब्लाइंड फोल्डेड। जो सब कर रहे हैं वो मैं करूं, जरूरी नहीं। इन द सेम वे डिजिटल वर्ल्ड में भी अब आप बड़े हो रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, इट्स ओके, यू गो, यू फॉलो, टाइम लिमिट होनी चाहिए। कंटेंट पे लैंग्वेज और बिहेवियर और एक्शन हमें थोड़ा देखना है। बड़े बच्चों को भी हम गाइड करेंगे, कार्टून नहीं देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, बट वी विल गाइड देम कि जो आप देख रहे हो देखो उसकी लैंग्वेज कैसी है। क्या आप अपनी मम्मा के सामने, पापा के सामने, चाचू के सामने ऐसी लैंग्वेज या ऐसे शब्द बोल सकते हो? यू विल फील गुड? नो, देन दिस कंटेंट इज नॉट फॉर यू। हम उन्हें सिखाएं, उनकी एज के अकॉर्डिंग सिखाएं, राइट? तो बच्चों को वी हैव टू हेल्प कि कैसे अपने डिजिटल फुटप्रिंट संभाल संभाल कर चलने। जब हम बच्चों को चलना सिखाते हैं तो हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। फिर जब रोड पे लेके जाते हैं तो हम उन्हें गाइड करते रहते हैं, हाथ पकड़ा है फिर भी देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, वापस लेफ्ट देखो, फिर क्रॉस करो, क्रॉस करते टाइम दौड़ो मत, धीरे धीरे चलो, हमेशा चलते समय लेफ्ट में चलो। तो जब भी आप कुछ नया सिखाते हैं बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, वॉक सिखा रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया साइकिलिंग सिखा रहे, वेन एवर यू स्टार्ट टीचिंग देम समथिंग न्यू, यू गाइड देम प्रॉपरली। कुकिंग सिखाओगे, गाइड करोगे, बेटा हाथ जल जाता है, ऐसे मत करो, ऐसे करो, पहले ये कर दो। इन द सेम वे when you are giving access to digital world to your child, you have to guide them properly। सही गलत का अंतर बताइए, उन्हें समझाइए कि कुछ प्राइवेट नहीं होता है, कुछ वो नहीं कि आपने डिलीट कर दिया तो गया, एवरीथिंग इज विजिबल। ये दो चीजें हाईलाइट करके उनको रिपीट मोड में बताइए। इनके जरिए आप बच्चों को उनके डिजिटल फुटप्रिंट मैनेज करना सिखा पाएंगे, राइट? एनी क्वेरी टिल नाउ? अब हम कल बात करेंगे कि बच्चों को कैसे हम अवेयर करें ऑनलाइन प्रेडिटर्स के बारे में, और कैसे उनको साइबर सेफ्टी के बारे में हम थोड़ा अवेयर करें, कैसे साइबर सेफ्टी के बारे में समझाएं। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक कल हमारा कंप्लीट हो जाए, राइट? यस मैम। मैम एक पर्सनल क्वेरी के लिए मैम 5 मिनट्स होंगे क्या? हाँ, श्योर श्योर। ओके मैम, वही जो आपसे डिस्कस कर रही थी कि मेरे बेटे को स्कूल नहीं जाना होता है, तो मैंने उसको, मतलब उसने एक्चुअली पूछा भी नहीं, मैंने उसने खुद ही बता दिया कि उसका फ्रेंड जो है वो बहुत टाइम से एक्चुअली नहीं आ रहा है, एंड मैम ने उसको एक्चुअली गर्ल के साथ बिठा रखा है। तो आई वाज एनकरेजिंग हिम कि नहीं, उससे भी फ्रेंडशिप करो, बट वो थोड़ा शाय है, तो नहीं, मतलब नहीं कर पाता है अभी। और वही उसका फ्रेंड एब्सेंट है, तो वो भी एक रीजन है, मतलब वो वापस उससे आज भी नहीं जाना था, तो वो खुद बता रहा था वो रीजन। राइट। तो आई टोल्ड यू प्रीतु कि कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। नाउ यू फाइंड आउट द रीजन, राइट? अब वो फ्रेंड जो है, अगर उसकी मदर आपके कांटेक्ट में है तो पता लगाने की कोशिश कीजिए वो क्यों नहीं आ रहा है। बीमार है, बाहर गए हुए हैं, तो इट्स अ टेम्परेरी फेज। अगर वो ट्रांसफर हो गए हैं, स्कूल चेंज करा दिया है, तो इट्स परमानेंट, राइट? अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है। टेम्परेरी है तो हम बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा वो बीमार है, वो इतने दिन नहीं आएगा, या फिर अभी वो बाहर गए हुए हैं घूमने, या उनकी फैमिली में कोई बीमार है तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो वो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं। अगर वो ट्रांसफर हो गए हैं, स्कूल चेंज हो गया है, तो फिर आपको बच्चे को मेंटली तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हम इस कोर्स में कर रहे हैं ना, इनका यही तो पर्पज है। अभी बच्चा छोटा है, उसकी प्रॉब्लम छोटी है कि स्कूल में फ्रेंड नहीं आ रहा है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। जब बच्चे बड़े होंगे उनकी प्रॉब्लम्स और बड़ी होंगी, उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हमें अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है ना? और इसीलिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। तो बच्चे से बात करिए। अब अभी के लिए तो क्योंकि सेशन भी कंप्लीट होने वाला है, तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, तो हम टीचर से बात कर सकते हैं कि मैम गर्ल के साथ बैठने में ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एंड ही इज मिसिंग फ्रेंड। आप टीचर से भी पता लगा सकते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा है इतने दिनों से। अब टेम्परेरी फेज है तो बच्चे को समझा सकते हैं, परमानेंट वाला है तो टीचर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चे से बातों बातों में पता कीजिए कि अच्छा राहुल नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अब बातों बातों में पता कीजिए और कौन कौन से फ्रेंड हैं जो उसे पसंद है या जिनके साथ उसे गुड फील मिलता है। तो वी कैन रिक्वेस्ट टीचर कि कुछ दिनों के लिए मैम आप इसको
उस गर्ल के साथ नहीं, आप इसको रोहित के साथ बिठा दीजिए, तो उसको थोड़ा गुड फील आएगा। तो वैसा करके राइट एक बार के लिए जो भी टेम्परेरी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। फिर हम राइट बाकी बातों में, खेल खेल में या एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को सिखाएं कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो बच्चे प्ले स्कूल में साथ थे वो अभी नहीं है, जो अभी साथ है वो हो सकता है 6th 7th में ना रहे। जो बच्चे राइट उस समय साथ होंगे 10th के बाद में, कोई साइंस लेगा कोई कॉमर्स, तो अलग अलग हो जाएंगे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फ्रेंड्स आर द पार्ट ऑफ आर लाइफ, दे आर नॉट आर लाइफ। तो वी शुड नॉट बी कंप्लीटली इमोशनली डिपेंडेंट अपॉन आर फ्रेंड्स। तो ये चीजें बातों बातों में बच्चों को हमें समझाते रहनी पड़ेगी। आप अपना एग्जाम्पल दीजिए कि मम्मा की स्कूल फ्रेंड थी वो मेरी, आपके कोई भी फ्रेंड जो बच्चा जानता हो, हम साथ पढ़ते थे रोज, अब देखो मम्मा यहाँ है वो वहाँ है। मम्मा अपनी फ्रेंड के पास रोज मिलने नहीं जा सकती क्योंकि आपको मम्मा की जरूरत है, पापा को मम्मा की जरूरत है। तो ये लाइफ के फेजेस हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसी बातें रिपीट मोड में करके आप बच्चों को फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ की जर्नी के लिए रेडी करते रहेंगे। तो दे विल राइट फील कि हाँ ये नॉर्मल है, फ्रेंड्स आज हैं कल चेंज हो जाएंगे। राइट। राइट मैं ओके आपके मैम यस। क्वेश्चन पे नहीं कर पाई रिवर्ट, शायद मैं भूल भी गई, कल परसों थोड़ा नहीं टाइम। मैम अर्जेंट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब बहुत बिजी रहता है सब कुछ स्केड्यूल। तो तो कई ऐसे कोई बार, अर्जेंट भी नहीं है, अर्जेंट नहीं है। हाँ, तो मतलब जब भी टाइम लगे तो इट्स फाइन। या वो कई बार क्या होता है कि टाइम है बट दिमाग से स्किप हो जाता है। तो इस, एग्जैक्टली वो तो है ही मैम, ऐसे मेरा खुद होता है एक्चुअली। हाँ, तो होता है वो आई राइट। गेस। तो इस तरह से अभी आपको रीजन तो पता चल गया, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। राइट अब आप आगे उस पर काम कीजिए कि उसके राइट दोस्त के ना आने का रीजन पता कीजिए। फिर और कौन से दोस्त हैं जो उस दोस्त की कमी को रिप्लेस कर सकते हैं वो पता कीजिए। एंड देन टीचर से राइट बात करके सॉल्यूशन निकालिए। राइट। यस मैम राइट। मैं वही सोच रही थी मैं भी कि टीचर से एक बार बात करूंगी आज। हाँ, क्योंकि वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू कि जैसे आपने कहा था, बीइंग अ मदर वी फील कि अरे मेरा बच्चा रो रहा है, हस्बैंड जबरदस्ती भेज रहे हैं, वी डोंट फील गुड अबाउट इट। तो हमारा मेल्ट डाउन वही शुरू होता है। मैम उसको ऑप्शन दे दे, महीने में एक बार यू कैन चूज। अभी आपने option दे दिया ना, उसका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा कि मैं रोता हूँ तो मेरी मम्मा ने मुझे एक दिन की छुट्टी अलाउ कर दी। कल को वो और भी राइट डिपेंड करेगा कि ऐसे रोने पे मम्मा ये मान सकती है, राइट, कि मैं राइट एक दिन का खाना नहीं खाऊंगा, या नहीं मैं तो वीक में एक दिन नहीं 2 दिन फास्ट फूड खाऊंगा। तो धीरे धीरे वो उसका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा, तो वो उसका बिहेवियरल पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। राइट यस तो इस तरह की चीजों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करना है, नो मीन्स नो। तो जो आपके हस्बैंड यस स्ट्रिक्ट हो रहे थे दैट वाज गुड डिसीजन। तरीका प्यार या वाला, रीजन वही उसको सॉल्व करो, बच्चे को प्रेशर फील ना हो, जबरदस्ती फील ना हो, प्यार से कनेक्ट करके। राइट बट या कुछ जगह हमें थोड़ा फर्म रहना पड़ता है। हाँ नहीं मैम ये सही है बिकॉज आई थिंक मैंने भी नोटिस किया कि मैं जो मेल्टडाउन हो रही थी हाँ, उसमें उसका वो रिपीटेटिव बिहेवियर हो रहा था, बट अभी 2 3 बार से मतलब प्यार से ही, बट मैं उसको कैसे भी प्यार से करके भेज रही हूँ, मतलब मैं मेल्टडाउन हाँ, नहीं हो रही हूँ। तो उसका वो रोने वाला जो ड्यूरेशन बहुत लंबा चलता था, वो अभी उसे 1 मिनट में वो बंद कर रहा है वो टैंट्रम राइट, वाला। हाँ, आज सुबह भी उसने किया था बिकॉज सैटरडे संडे और मंडे इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। या किया था उसने सेम, बट मतलब मैं मेल्टडाउन होते फिर रुक गई। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं करना, तो देन ही वेंट एंड देन हाँ, उसने फिर वो रीजन बताया अपना देव वाला कि उसका फ्रेंड नहीं आ रहा है एक्चुअली। बिल्कुल। तो तो फिर उसको मुझे आप समझ में प्यार आया से कि हक उससे करके, एक्चुअली। बिल्कुल प्यार से हक करके कहिए हम्म कि अच्छा बेटा वो नहीं आ रहा है इसलिए यू आर नॉट फीलिंग गुड, आई अंडरस्टैंड। तो वी विल राइट डिस्कस अबाउट इट, शाम को हम बात करेंगे वो क्यों नहीं आ रहा है, मैं पता करूंगी और शाम राइट को इस बारे में बात करेंगे। बट अभी तो बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो द राइट टोन शुड बी लवेबल अफेक्शनेबल बट फर्म। स्कूल तो जाना पड़ेगा। राइट तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि रोने से छुट्टी नहीं मिली। राइट। यस तो वो उसका पैटर्न नहीं बनेगा कि रो के मेरी बात मान सकती है। राइट। वही वही उसका पैटर्न बन गया था वो, मतलब हाँ, मेरी वजह से ही, but अभी वो हो रहा है रिवर्स, आई कैन सी दैट। राइट, राइट, गुड टू नो दैट। या, मैम मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। या श्योर। मैम मेरी डॉटर जो है, अ, अभी जैसे इस टाइम तक 3rd क्लास तक
उस टाइम का इनको नहीं पता होता कि अब ये टाइम है तो ये टाइम पे ये ही करना है। हम्म। जैसे स्कूल जाने का टाइम है, उसको ना थोड़ी हर चीज में क्या कहना चाहिए पता नहीं, हर चीज में वेरी पर्टिकुलर कि मैं ऐसा ही कर पाऊंगी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं ये कपड़ा पहन पाऊंगी, ये कपड़ा नहीं पहन पाऊंगी। मैं इवन नेल्स कट करना और वो भी सब काफी स्ट्रगल रहता है। मम्मा आप कट कर दोगी तो मेरी स्किन कट जाएगी, उसके दिमाग में वो बैठा हुआ है। और तो जब वो सोती है उसके बाद जब हाफ एन आवर में वो गहरी नींद आ जाती है, तब मुझे उसके नेल्स कट करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर वो जगती हुई करूंगी मैं, तो वो मुझे उसको मनाने में 2-3 दिन लग जाएंगे सिर्फ नेल्स कट करने के लिए। तो या बहुत छोटी छोटी चीजों में समझाना कि कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं कि अब जैसे क्लास स्कूल जाना ही है और सुबह स्टार्ट हो रहा है टेंट्रम कि, और इनके स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है। तो ओके। रोज का एक ये होता है कि ये कपड़ा मुझे नहीं आ रहा है, ये यहाँ चुभ रहा है, ये हो रहा है। अब ये बताना कि नीचे बस खड़ी हुई है तो मैं इस टाइम जाना ही पड़ेगा। तो वॉइस रेज हो ही जाती है उस टाइम। उस टाइम भले ही पहले कितना प्यार से समझा लो, लेकिन वो एंड पॉइंट तक पुश कर ही देती है उसको। तो फिर राइट। वो चिल्ला के और फिर उसके बाद उसको भगाते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत दिन में कई बार होती रहती हैं, छोटी छोटी चीजें। हम्म। तो उस टाइम कैसे करें, मतलब मैं उसमें चेंज देख रही हूँ। जो हम मतलब बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सब चीजें जब फॉलो कर रही हूँ, तो मैं हम्म। उसमें चेंज देख पा रही हूँ। हम्म। लेकिन कुछ चीजें इतनी जरूरी हो जाती हैं उस टाइम के लिए, ये इस टाइम पे ये चीज करनी जरूरी है, अदरवाइज तुम्हें बाहर डांट पड़ेगी या तुम्हारे लिए नहीं ठीक होगा। तो वो चीजों में कैसे मैनेज किया जाए? वो चीजों में यही है कि इसका मतलब ये है कि वो कंडीशनिंग ज्यादा हो चुकी है उसकी ऑलरेडी, कि ये जिद करनी है, ये कपड़ा नहीं पहनना है। तो उसे पता है कि अभी टाइम हो रहा है। आर किड्स आर मच मोर स्मार्टर देन वी थिंक दे आर, राइट। तो उसे हम्म। पता है कि अभी टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, बस आने वाली है। तो अभी मैं कह दूंगी ये नहीं पहनना है, तो मम्मा या तो डांटेगी चिल्लाएगी लेकिन नहीं पहनाएगी, राइट। हम्म। तो हम्म। हमें कोशिश ये करनी है उसके सॉल्यूशंस निकालें। जैसे अब ड्रेस वाली बात है, हम शाम को रात को मतलब एक दिन पहले ही ये तय कर लें, यूनिफॉर्म नहीं है तो कि सुबह क्या पहनना है हम अभी डिसाइड करके रख लेते हैं। हाँ, ठीक है। वो तो मैंने उसको कह दिया कि तुम अपनी पसंद से अपनी चॉइस से रात में रख के सोया हाँ। करो, क्योंकि मैं निकालूंगी फिर आप पसंद नहीं आएगा तुम्हें। हाँ। तो हाँ। अपना चॉइस से रख के सोया करो। हाँ, तो वो रात को हो गया तो सुबह की थोड़ी जो भागम भाग है या एकदम चिल्लाने वाला वो कम हो जाता है। बाकी जो छोटी छोटी हर बातों में होता है, उसका मतलब वही है कि उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग हो रखी है बार बार ये कि मैं रो। उसको उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग मैम मैं बताती हूँ, वो मतलब वेरी फर्स्ट डे से जब से पैदा हुई है, तब से वो थोड़ी ऐसी है कि उसको अपने अकॉर्डिंग चीज चाहिए, उसको फन चाहिए। वो मतलब डिसिप्लिन में आना उसके मतलब नहीं चाहती है। तो हम्म। उसके दिमाग में ये बैठ गया है क्योंकि इनको मनाना है, तो मेरे मम्मी पापा मुझे हर चीज के लिए फोर्स करते हैं, मेरी बात नहीं समझते, ये उसके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है। तो मतलब मैं नेल्स कट भी नहीं करवाऊंगी, मैं जब मन चाहे मैं खेलूं, जब मन चाहे मैं पढूं, जब मन चाहे मैं, मतलब कुछ भी बोलो तो उसको लगता है कि ये फोर्स कर करके मुझसे हाँ। चीजें करवाते हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो अब आप थोड़े दिन के लिए अपना बिहेवियर उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उसको फन पसंद है, तो अब आप उसको डिसिप्लिन थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप सोचिए मत कि मुझे इसे डिसिप्लिन करना है। प्रायोरिटाइज कीजिए क्या चीज जरूरी है। स्कूल जाना जरूरी है, वो भेजना है। ड्रेस के लिए रात को सेलेक्ट कर लो, सुबह का भागम भाग कम हो गया। अगर खाने पीने में या अदर थिंग्स में आप चाहते हो वो 1 घंटा होमवर्क करे, वो चाहती है नहीं मुझे खेलना है, फोर्स करना छोड़ दीजिए। प्यार से उसको ऑप्शन देना शुरू कीजिए कि बेटा आज हिंदी में होमवर्क मिला है या मैथ्स में मिला है, वो डिस्कस किया। ओके, देखो 5 to 7 के बीच में मम्मा आपको होमवर्क करा सकती है। आफ्टर 7 मुझे डिनर बनाना है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो इस टाइम पे हम साथ बैठ के होमवर्क कर सकते हैं, इसके बाद होगा तो आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो टीचर या तो नोट लगाएगी या क्लास में आपका नाम अनाउंस करेगी। तो प्लीज डिसाइड, 5 बजे करना है या 6 बजे, या नहीं करना है, यू डिसाइड। ओके। आप थोड़े दिन ये एटीट्यूड देंगे ना, शी विल थिंक ये क्या हो गया, मम्मा मुझे कह नहीं रही है कंप्लीट कर, टीचर डांटेगी, ये होगा वो होगा। हो सकता है कुछ दिन 2-4 दिन वो लापरवाही भी करे। हाँ ठीक है मम्मा 5 बजे कर लेंगे, नाउ 5 बजे यू हैव टू रिमाइंड हर
बेटा आपने 5 बजे बोला था, 5 बज गई है, आई एम अवेलेबल फॉर 2 आवर्स, अभी करे होमवर्क? थोड़ी देर मम्मा, थोड़ी देर, ओके अब मैं उधर जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। जब आपका मन हो आप मुझे बता देना, पर बिफोर 7। उसके बाद मैं नहीं करवा पाऊंगी। रिपीट द थिंग, बार बार, हाईलाइटेड। अब 1-2 दिन ऐसा करो। नहीं बोला उसने, उसका मन नहीं है, खेलती रही, टीवी देखती रही, डोंट फोर्स की होमवर्क कर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसको स्कूल में अपने आप टीचर बोलेगी, कुछ तो होगा, बच्चे बोलेंगे, उसको रियलाइज होगा। देन शी विल कम, आज मम्मा टीचर ने डांटा या टीचर ने नोट लगा दिया, आपने मुझे होमवर्क नहीं कराया। बेटा आई गेव यू टाइम, आपसे ही पूछा था, 5 to 7 अपन थे, पर आप ही ने कहा मुझे टीवी देखनी है। अब मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ ना बेटा। यू वॉन्ट टू प्ले, यू प्ले। यू वॉन्ट टू डू होमवर्क, यू डू। आई एम देयर विथ यू। रिपीट दिस, आई एम देयर विथ यू। जब भी आपको मेरी जरूरत है मैं साथ बैठूंगी, होमवर्क कराऊंगी, पर जब मुझे कुकिंग करनी है तब तो नहीं करा सकती ना। तो यू डिसाइड कब खेलना है, कब होमवर्क करना है। थोड़े दिन आप उसको ऑप्शन दीजिए, अथॉरिटी दीजिए, टाइम दीजिए, और थोड़े दिन फोर्स करना छोड़ दीजिए। क्या होगा? कुछ दिन वो होमवर्क नहीं करेगी, कुछ दिन वो खाना ठीक से नहीं खाएगी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ओके बेटा, इट्स ओके। आपको जो खाना है आप बता दो, मैं बना दूंगी, या जो मैंने बनाया है वो खा लो। बट ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, तो फिर मम्मा क्या करेगी? मम्मा कैन गिव यू टेस्टी फूड विच एवर यू लाइक। तो यू गिव मी द ऑप्शन कि मम्मा मुझे ये खाना है, बट सुबह टिफिन के लिए चाहिए अपना पसंद का खाना, तो रात में बता के सो। लंच में चाहिए स्कूल से आके, तो सुबह जाने से पहले बताओ। डिनर में चाहिए तो दिन में बता दो। अगर मैंने कुकिंग कर ली, फिर बोलोगे कि आज ये खाना है, तो दोबारा कैसे बनाएगी मम्मा? तो कुछ दिन के लिए उसको ढीला छोड़ दो। जब पतंग बहुत वो ऊपर जाके लड़खड़ाने लगती है तो हम ढील दे देते हैं ना, थोड़े दिन के लिए ढील दे दो। फोर्स करना छोड़ दो, ऑप्शन दे दो, बट बहुत प्यार से। और रिपीट करते रहना, आई एम देयर विथ यू। जब आपकी इच्छा हो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगी होमवर्क। जब आपको खाना हो अपना फेवरेट, मुझे नाम बता दो, जो कहोगे मैं बना दूंगी। थोड़े दिन मेहनत होगी, मान लो आपका आज थके हुए हो, आपको लगा यार आज तो ठीक है राजमा राइस बना के काम चल जाएगा, उसने कह दिया नहीं मुझे तो पाव भाजी खानी है। मेहनत होगी, पर कुछ दिन के लिए करनी पड़ेगी। अच्छा पाव भाजी टाइम से पहले बता दो बेटा, अब तो इट्स 7:30, मैंने तो बना दिया। आप 5 o'clock तक बता दोगे तो मैं आपकी फेवरेट डिश बना दूंगी। तो गिव हर ऑप्शन, गिव हर अथॉरिटी, बहुत प्यार से, कुछ दिन के लिए। फोर्स करना छोड़ दो, ठीक है? धीरे 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 शी विल रियलाइज कि अरे यार मम्मा अगर मुझे फोर्स नहीं कर रही है तो मेरा ये नुकसान हो रहा है। 1-2 बार अगर सुबह ज्यादा टेंट्रम कर रही है, बस छूट जाने दो, प्यार से समझा दो। बेटा देखो, मम्मा को तो टिफिन भी बनाना है, पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है, आपको रेडी भी करना है। आप प्यार से मान जाओगे ना, हम फटाफट रेडी हो जाएंगे। अगर हम बार बार ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे ना आर्ग्यूमेंट में, तो बस छूट जाएगी। देखो, फिर पापा से बोलना वो छोड़ने जाएंगे, नहीं तो फिर आज आपकी छुट्टी हो जाएगी और सुबह सुबह उठे वो भी नींद वेस्ट हो जाएगी। होने दो 1-2 दिन, क्या हो जाएगा? 1-2 दिन लॉस ही हो जाएगा ना, इट्स ओके। शी विल रियलाइज कि हाँ ये तो गलत हो गया। तो 2-4 बार ऐसा हो जाए, वेन शी कम्स टू यू कंप्लेनिंग कि मम्मा आपने ऐसा नहीं किया, ये हो गया, मुझे डांट पड़ गई, मेरी बस छूट गई, होमवर्क नहीं हुआ, देन प्यार से गले लगाओ एंड देन मेक हर रियलाइज, बेटा मम्मा डांटती है, टोकती है, तो यही बुरा लगता है ना कि मम्मा फोर्स कर रही है। तो मम्मा को आपसे बहुत प्यार है, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको जबरदस्ती खाना खिलाऊं, जबरदस्ती होमवर्क कराऊं। पर अगर मम्मा ऐसा नहीं करवाएगी, तो आप अभी बहुत छोटे हो ना, आप खुद नहीं कर पा रहे हो, तो फिर देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मम्मा को जबरदस्ती करनी पड़ती है। नाउ यू हैव 2 ऑप्शन, अब आप बता दो। हमने 2-4 दिन आपके तरीके से देख लिया, अब आप मुझे बताओ। मैं प्यार से कहूंगी, आप प्यार से मान जाओगे, या मैं आपको जबरदस्ती करके मनाऊं, या मैं आपको छोड़ दूं जैसा आप चाहे करने दूं। यू हैव 3 ऑप्शन, यू डिसाइड। नाउ शी विल टेल यू कि नहीं नहीं मम्मा आप प्यार से बोला करो, मैं मान जाऊंगी, राइट? तो दीज आर द वेज वी कैन मोल्ड देयर बिहेवियर। कभी कभी अपने आप को ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है कि ठीक है डांट पड़ेगी लेकिन नहीं कर रही है तो फोर्स मत करो। लेट देम रियलाइज कि व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस थिंग्स, देन शी विल कम बैक टू यू कि मम्मा ऐसा हो गया, अब क्या करूं, राइट? Right, ma'am. Okay. Thank you very much, ma'am. Yeah, most welcome. Okay, that's all for today. See you all tomorrow. और जो मैंने वो डे स्केड्यूल बोला है 4 पार्ट में, वो आप कीजिएगा, राइट? एंड स्टार्ट शेयरिंग ऑन ग्रुप्स, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं आप, एनीथिंग
फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी कुछ हमने डिस्कस किया है और यू आर फॉलोइंग नाउ, स्टार्ट शेयरिंग ऑन द ग्रुप, राइट? Okay. बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस Thank डे। you.